A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 3rd, magnetic effect of current and magnetism. In last lecture, we discussed about the Bot's magneton. Here, we are discussing 4th chapter, classification of materials of unit 3rd. आज जो हम बेटा डिस्कस करेंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है आपके उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो मटेरियल डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है तो जो हमको आपको रीड करनी है. सो पहले हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे क्या क्या आती है. इम्पोर्टेंट टर्म्स में सबसे फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, डेंसिटी बी. ऑलरेडी मैं पहले भी करा चुका हूँ ये टर्म, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. बेसिकली क्या बताता है ये, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है. देखिए कहाँ से डिफाइन करना बेटा, हम डिफाइन इसको करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. इट इज ऑल्सो रिटन एज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. चार्ज बेटा कितना था 1 कूलम, वेलोसिटी कितना था बेटा 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना 90 डिग्री. सो F इज इक्वल टू बी. तो स्टेटमेंट क्या बनेगा बी का, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस. इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 कूलम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड perpendicular to the magnetic field. That is called magnetic field induction or magnetic field intensity. क्लियर है. इसके ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला होती है. सीजीएस क्या होती है, गॉस होती है. 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस. से रिलेशन थोड़ा याद रखना, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दे देते हैं तो उसमें को कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, टेस्ला. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे यहाँ से बी का, सबको आता है. एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो बी इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू बी साइन थीटा. फोर्स का लिख लोगे, चार्ज का मैग्नेटिक वी सॉरी, ठीक है. तो ये क्या था आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सेकेंड है यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड. मान लीजिए कोई भी सोलेनॉइड है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल एन, और उसमें कितना करंट फ्लो कराया आपने बेटा, आई. क्लियर है. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई. पॉइंट क्लियर है. जो ये आपका एन आई है, प्रोडक्ट ऑफ एन एंड आई, दैट इज एच. क्लियर है. सो एच इज इक्वल टू एन आई. सो बी इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, म्यू नॉट इंटू एच. तो जो ये एच होता है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. यूनिट क्या बनेगी बेटा, एम्पियर पर मीटर. पॉइंट क्लियर है. सो ये क्या है आपके पास, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं इसको. नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू पास द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट. मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या बताता है कि ये कितनी एबिलिटी है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस उस मैग्नेटिक मटेरियल में से पास होंगे. म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू बाई म्यू नॉट. पहले भी आ चुका है ये टर्म. म्यू आर इज इक्वल टू म्यू और म्यू नॉट, दैट ऑल्सो इज इक्वल टू बी बाई बी नॉट. म्यू आर क्या है यहाँ पे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. म्यू आर क्या है बेटा यहाँ पे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. वो रेशियो है किस किस का, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन ए गिवन मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम. सो म्यू आर जो है, म्यू आर क्या है बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी.
क्लियर है। और यूनिट ऑफ म्यू ये होगा आपके पास म्यू आर, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, म्यू आर यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। रेशियो होता है बेटा, किस किस का रेशियो होता है ये, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये बेटा रेशियो होता है, किस किस का रेशियो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो I इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओवर वॉल्यूम, तो I इज इक्वल टू m/v। यूनिट क्या बनेगी बताइए, यूनिट इसका होगा बेटा एम्पियर पर मीटर। क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये आपका यूनिट हो गया किसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। स्टेटमेंट की बात करें तो ये रेशियो होगा किस किस का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, न्यूटन मीटर इनवर्स टेस्ला इनवर्स इसका यूनिट होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। बेटा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ये रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स दोनों का रेशियो है। ससेप्टिबिलिटी सिंबल है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू होगा I/H। I और H ध्यान रखना दोनों का यूनिट सेम होता है दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। सेम कैसे होगा वो देख लो, H का तो हमें क्लियर है ही, H क्या था N/I, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका तो हो गया 1/मीटर, और इनटू करंट है तो करंट एम्पियर पर मीटर हो गया। इस I का मैं निकाल देता हूँ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, नीचे क्या है वॉल्यूम, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, स्मॉल m इंटू 2a। ठीक है, और ये क्या होगा a इंटू एल, एल मतलब 2a ही आएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल m का हम निकाल लेंगे, स्मॉल m क्या था बेटा, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का फोर्स के फॉर्मूले से निकाल लोगे तो सेम वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना। तो I और H सेम होते हैं, तो जो ससेप्टिबिलिटी है रेशियो है I और H का, इसका मतलब हुआ ससेप्टिबिलिटी जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, यूनिटलेस। और ये बताता है ससेप्टिबिलिटी कि मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। क्या बताएगा बेटा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको आप कितना इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसके बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताएगा। इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी, वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी, इसका मतलब उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना उतना ही आसान है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखिए बेटा, अगर किसी मटेरियल को आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द मैग्नेट मटेरियल होगा B=B0 + Bm। B0 क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, और Bm क्या है, जब वो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है बेटा, सो B0 क्या होगा, μ0 × H होगा। ठीक है, और Bm कितना होगा, μ0 × I, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसने क्या कर दिया, मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल हो गया μ × H। ये आपका जो अप्लाइड फील्ड है तो μ0 × H, ये हो गया μ0 × I। μ0 यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, चलो बाद में ले लेंगे। ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन बताओ, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू होता है I/H। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली बेटा, I की वैल्यू निकाली हमने, ससेप्टिबिलिटी × H। ये वैल्यू यहाँ पे I की पुट कर दो,
तो म्यू इंटू एच इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। सो म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, म्यू नॉट एच से एच कैंसिल हो गया। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, म्यू नॉट नीचे आ गया। सो म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू हो गया बेटा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सो म्यू बाई म्यू नॉट क्या लिखा था म्यू आर, सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सो ससेप्टिबिलिटी कितना आ गया बेटा म्यू आर माइनस 1। पॉइंट क्लियर है, ये रिलेशन है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो बेटा ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू होता है आपके पास म्यू आर माइनस 1। म्यू आर क्या है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और सही है ये क्या है आपका ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट वन है that is diamagnetic material, those materials that do not possess any net magnetic dipole moment on their own। मतलब क्या हुआ, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स होंगे जो कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोजेस नहीं करेंगे, इंडिविजुअल एटम, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोजेस नहीं करेगा। When these substances are placed in external magnetic field, जब आप इन मटेरियल्स को किसके अंदर प्लेस करेंगे बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, दे गेट मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे बेटा अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड। मान लीजिए फील्ड आपने इस डायरेक्शन लगा रखा है, मटेरियल मैग्नेटाइज इसके अपोजिट होगा। That type of materials are known as diamagnetic materials। स्टेटमेंट क्लियर है बेटा, those materials they do not possess any net magnetic dipole moment, इंडिविजुअल एटम भी पोजेस नहीं करेगा और नेट डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा खुद का उसका, लेकिन जब आप उसको किस में रखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और किस डायरेक्शन मैग्नेटाइज होंगे बेटा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल आपको याद रखना है गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, लेड, कॉपर, डायमंड, एल्कोहल, एयर, नाइट्रोजन आर all inert gases, these are the example of diamagnetic materials। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, दे ट्राई टू अलाइन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये कोशिश करेंगे अगर आपके पास कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पता होगा बेटा। सो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने प्लेस किया है तो कहाँ से कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट क्लियर है, ठीक है बेटा, कर दोगे यहाँ पे। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपने फ्रीली इसको सस्पेंडेड किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब आपने एक थ्रेड लिया उससे बांध दिया और उसको लटका दिया, तो उसका जो फ्रीली आपने उसको सस्पेंडेड किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो लॉन्गर एक्सिस होगा बेटा वो स्टे करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। सो लॉन्गर एक्सिस स्टे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अगर आपने यू ट्यूब में उसको रखा है, लिक्विड फॉर्म में है और आपने यू ट्यूब में उसको फिल कर दिया है और क्या क्या अप्लाई किया आपने मैग्नेटिक फील्ड, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वहाँ पे वो क्या होगा डिप्रेस होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, तीन मटेरियल यहाँ डिस्कस करेंगे डाया, पैरा और फेरो। तो एक की प्रॉपर्टी बेटा आपको याद करनी है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की सभी प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, पैरा और फेरो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। तीनों को क्रैम करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक को याद करना है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अच्छे से समझनी है। अगर कोई आपसे पैरा और फेरो की पूछे जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे
पहला प्रॉपर्टी यहाँ था डाया में स्ट्रॉन्गर से वीक, तो पैरा और फेरो में क्या आ जाएगा बेटा, वीक से स्ट्रॉन्ग। अब पैरा और फेरो में क्या डिफरेंस होगा, जो पैरा में होगी ना जो भी चीज़ें, फेरो में वही चीज़ लार्ज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ने समझा आपको, पैरा में कोई भी चीज़ 10 है नियरली, तो फेरो में वो 50-60, ऐसे वही वैल्यू लार्ज वैल्यू बनेगी, बस इतना डिफरेंस आएगा। डाया की याद करनी है, पैरा और फेरो की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। पैरा और फेरो में क्या डिफरेंस आएगा, पैरा में वो वैल्यू कम होगी, फेरो में वही वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे ये है आपके पास डाया में लॉन्गर एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड स्टे कर रहा है, पैरा और फेरो में पैरेलल स्टे करेगा। यहाँ पे डाया यूट्यूब में नीचे डिप्रेस हुआ है, पैरा और फेरो में ऊपर जाएगा। ये पहले 3 प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ये एग्जाम में आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब क्या है बेटा, जो अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल यहाँ मटेरियल रखा, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, दे आर रिपेल्ड बाय द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये डायग्राम आएंगे एग्जाम में इस तरह से। ये डायग्राम बना के दे दिया मान लीजिए, तो पूछेगा कौन सा मटेरियल है, यहाँ फील्ड लाइंस रिपेल हो रहे हैं तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। पॉइंट क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा या नहीं, नहीं करता है। क्लियर है। अट्रैक्ट करता है, रिपेल, रिपेल करता है। तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी बाई बी नॉट। अब इसका मतलब समझो, इसी में देखो, यहाँ बी नॉट होगा और यहाँ क्या होगा, बी आर होगा। ठीक है, यहाँ फील्ड लाइंस नज़दीक है, यहाँ फील्ड लाइंस दूर है, वैसे ही पता इस पास नहीं होने देगा। तो ये बी नॉट जब एयर में है तो बी नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, बी आर से। पॉइंट क्लियर है। बी नॉट ग्रेटर देन बी आर, तो बी या बी बोल लीजिए, ठीक है बी, तो बी बाई बी नॉट बताओ क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसका मतलब म्यू आर क्या होगा, लेस देन 1। ये चीज़ें आएगी एग्जाम में बेटा। म्यू आर लेस देन 1 है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दे म्यू आर -0.01, तो इसका मतलब समझ जाना वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। सो डाया के लिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए, एग्जाम में यही चीज़ें आती है बेटा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर है क्या, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन 1 होती है बेटा। अगर ससेप्टिबिलिटी पूछे तो ससेप्टिबिलिटी क्या आया था, म्यू आर -1। जब म्यू आर लेस देन 1 है तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आएगी। पॉइंट क्लियर है। ये प्रॉपर्टी आती है एग्जाम में बेटा। सो म्यू आर लेस देन 1 होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। जब ये एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखिए ये डायग्राम ध्यान से देखो, ठीक है। अब एक डायग्राम और मैं बनाता हूँ यहाँ पे। अब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल, और ये कुछ इस तरह से। कुछ फ़र्क समझ में आया बेटा, थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ एक फील्ड लाइन मैंने अंदर से बनाई थी, लेकिन यहाँ एक भी अंदर से नहीं है। जब एक भी फील्ड लाइन अंदर से नहीं है तो यहाँ बी कितना हो गया बेटा, 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। जब बी 0 हो जाएगा तो क्या बन जाता है बेटा, सुपर कंडक्टर बन जाता है। पॉइंट क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, मतलब सुपर कंडक्टर एक तरह से कह सकते हैं आप, ये स्पेशल टाइप ऑफ डायमैग्नेटिक, जिसमें एक भी फील्ड लाइन अंदर से पास नहीं होगी, तो बी कितना होगा, 0। म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, बी बाई बी नॉट। बी 0 है तो म्यू आर कितना हो गया बेटा, 0। एग्जैक्ट म्यू आर 0 दे रखा है तो सुपर कंडक्टर है।
म्यू आर जीरो हो गया तो बेटा ससेप्टिबिलिटी बताओ कितना हो गया, -1। इसका मतलब क्या हुआ, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अगर -1 दे रखी है, एग्जैक्ट इक्वल टू -1, तो वो आपका सुपर कंडक्टर है। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दे लेना। तो सुपर कंडक्टर है तो बी कितना होगा, 0 होगा, म्यू आर कितना होगा, 0 होगा, ससेप्टिबिलिटी -1 होगी। अदरवाइज म्यू आर <<1 है तो डाया है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो डाया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। कौन से मटेरियल के लिए बेटा, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ग्राफ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ किसके साथ, टेम्परेचर। तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी, तो यहाँ पे आएगा टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट है तो बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दोज मटेरियल विच हैव सम नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट्स ऑन बट नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। मतलब इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट तो होगा लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट है लेकिन वो रेंडमली मूव करेंगे। सो नेट डाइपोल मोमेंट बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। जब आप इनको क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये मैग्नेटाइज होंगे। अब ध्यान सुनना, डाया क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पैरा और फेरो क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में। पैरा थोड़ा वीक होगा, फेरो पैरा के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होगा। एल्यूमिनियम क्रोमियम लिथियम ये इसके एग्जाम्पल है बेटा। प्रॉपर्टी जस्ट उसका अपोजिट करना है। वहाँ पे कहाँ स्ट्रॉन्ग से वीक मूव किया था तो यहाँ पे कहाँ से कहा जाएगा, वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा। वहाँ पे लॉन्गर एक्सिस परपेंडिकुलर स्ट्रे किया था, यहाँ पे लॉन्गर एक्सिस पैरेलल स्ट्रे करेगा। वहाँ पे यूट्यूब में डिप्रेस हुआ था, यहाँ पे यूट्यूब में राइज होगा। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिपेल हुई थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अट्रैक्ट होगी। मतलब ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल फील्ड अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास हो, इस तरह से। ठीक है बेटा, ये फ़र्क आता। तो यहाँ बी नॉट और यहाँ बी। अब बताओ बी ज़्यादा होगा बी नॉट, बी इज़ ग्रेटर देन बी नॉट, और बी बाई बी नॉट ग्रेटर देन 1। तो म्यू आर यहाँ क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। वहाँ क्या आया था बेटा, लेस देन 1। पॉइंट क्लियर है, बड़ा सिंपल है। वहाँ पे म्यू आर लेस देन 1 था, यहाँ म्यू आर ग्रेटर देन 1। यहाँ ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, कि ससेप्टिबिलिटी होता है म्यू आर -1। ये ग्रेटर देन 1 है तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव। वहाँ ससेप्टिबिलिटी क्या आया था बेटा, नेगेटिव। ठीक है, वहाँ पे ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी चेंज होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्लियर है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, और नेट डाइपोल मोमेंट भी होगा उसका, लेकिन फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। आयरन कोबाल्ट निकल अलॉयज के एग्जांपल है। प्रॉपर्टी मैंने बताया ही था, जो पैरा है उसमें वही क्वांटिटीज लार्ज में होंगी। तो ये आपका कंपैरिजन है, टेबल है, डाया पैरा फेरो म्यू आर। ये बेटा इनमें से एग्जाम में आता है, रेंज देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिक। क्यूरी लॉ क्या कहता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है आई, वो डायरेक्टली है बी के और डायरेक्टली है बी और एच, ठीक है, और इन्वर्सली है किसके, टेम्परेचर के। ध्यान देना बेटा,
जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के और एच के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। सो आई बाई एच प्रोपोर्शनल हो गया 1/t के, ठीक है। आई बाई एच क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, साइन को हटाया, उसकी जगह कांस्टेंट रखा, दैट इज सी। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाई टी, वेयर सी इज द क्यूरी कांस्टेंट। अल्टीमेटली बेटा कहने का मतलब हुआ कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। पॉइंट क्लियर है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, याद है ना आपने पैरा में क्या आया था, डाया में तो ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वहाँ पे पैरा में क्या बताया गया था, इन्वर्सली है। तो ध्यान, ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है पैरा के लिए, चलो बाद में देखेंगे ग्राफ। तो ससेप्टिबिलिटी बेटा यहाँ क्या कहा गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया गया किसकी, टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, अब देख बेटा जब ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली है टेम्परेचर के, तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट बिकम पैरामैग्नेटिक। मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो कैसा बन जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी, फेरो की, उससे कम पैरा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी, तो फेरो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को क्या कहा गया बेटा, क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर क्यूरी लॉ हम अप्लाई किए किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी ओवर टी माइनस टी सी। टी सी क्या होगा यहाँ पे, क्यूरी टेम्परेचर होगा। क्लियर है, फेरो के लिए है ये, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ओवर टी माइनस टी सी। टी सी क्या होगा यहाँ पे, क्यूरी टेम्परेचर होगा। तो ये बेटा क्यूरी लॉ था। तो क्यूरी लॉ ने बेसिकली यही कहा कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर की। नेक्स्ट है आपके पास हिस्टीरियस कार। लास्ट जो टॉपिक है आपका इस यूनिट का, हिस्टीरियस कार और हिस्टीरियस लॉ। देखिए बेटा पहले इस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में क्या है बेटा, यहाँ पे H है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यहाँ पे B है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I और B। तो देखिए आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन पे H 0 है तो I भी 0 है। मतलब आपने ना तो कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया ना मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ। जैसे जैसे आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, मतलब जैसे जैसे आपने H को इंक्रीज किया तो धीरे धीरे मटेरियल क्या होता गया, मैग्नेटाइज होता गया। कहाँ तक बेटा, ए पॉइंट। ए पॉइंट पे आके जो मटेरियल है ना बेटा वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया है। कहाँ पे आके मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया बेटा, ए पॉइंट पे आके, ठीक है। अब H को आप कितना ही इंक्रीज कर लीजिए वो अब मटेरियल और ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुका है। तो O से A तक, चलो ठीक है। और H इंक्रीज करे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया बेटा, H को डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, यहाँ तक इंक्रीज फिर डिक्रीज। जैसे जैसे हम H को डिक्रीज़ करते गए, B डिक्रीज़ तो हुआ लेकिन सेम प्रोपोर्शनल में डिक्रीज़ नहीं हुआ। मतलब जिस प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होना था हुआ था उस प्रोपोर्शनल में डिक्रीज़ नहीं हुआ। तो कम प्रोपोर्शनल में डिक्रीज़ हुआ तो कुछ टाइम के बाद H तो 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं हुआ। तो क्या ये इसमें मैग्नेटाइजेशन बच गया, बिल्कुल बिल्कुल बच गया बेटा। तो ये मैग्नेटाइजेशन इसमें रह गया ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट इन द मटेरियल व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स बिकम 0। H को 0 कर दिया आपने लेकिन B 0 नहीं हुआ। तो वो जो मैग्नेटाइजेशन बच गया है ना बेटा उसको क्या कहा जाता है, रिटेंटिविटी कहा जाता है। क्लियर है।
ठीक है बेटा, इस बी को हमें अब जीरो बनाना है, तो एच को हम इंक्रीज किए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जीरो से, तो धीरे धीरे एच को और मतलब नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट में लेते गए, तो बी धीरे धीरे डिक्रीज होता गया और एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ बी कितना हो गया, जीरो। तो ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच जो हमने अप्लाई की है किसको जीरो बनाने के लिए, बी को जीरो बनाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरेस्टिविटी कहा जाता है। So what is corrosivity? It is the negative of magnetizing force, negative value of magnetizing force to demagnetize the material or to make intensity of magnetization is equal to zero. मेरे मटेरियल को कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो बनाने के लिए जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरेस्टिविटी कहा जाता है। तो जिस प्रपोर्शनल में जैसे जैसे एच को इंक्रीज कर रहे हैं बी उस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो बी क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है ना बेटा एच से, और इस फिनोमिना को ही बोलते हैं हम हिस्टीरियस। और जो ये लूप दिख रहा है ना, अभी प्रोसेस रिपीट होता जाएगा बेटा, और जो ये लूप दिखाई दे रहा होगा इस लूप को हिस्टीरियस लूप और हिस्टीरियस कर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसको हिस्टीरियस लूप और हिस्टीरियस कर्व कहा जाता है। बेसिकली ये यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए इसको हिस्टीरियस लॉसेस में भी काउंट किया जाता है। कौन से लॉस कहा जाता है, हिस्टीरियस लॉसेस, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस हिस्टीरियस लूप का जितना ज़्यादा ये एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा लॉस इसका मतलब उतना ही ज़्यादा है। जितना ये कम एरिया होगा इसका मतलब लॉस उतने कम। पॉइंट क्लियर है? तो ये बता ही दिया है, एरिया अंडर द आई का रिप्रेजेंट द एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफॉर्मर कोर। जो परमानेंट मैग्नेट है अगर बनाना, ये 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई ही कोरेस्टिविटी होनी चाहिए। परमानेंट बनाना है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जल्दी से डीमैग्नेटाइज ना हो, हाँ या ना, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे। तो कब स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, जब मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगे उसमें से जाएंगे। सो हाई परमेबिलिटी, हाई रिटेंटिविटी और हाई ही कोरेस्टिविटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, हाई परमेबिलिटी, लो रिटेंटिविटी और लो कोरेस्टिविटी होनी चाहिए, ताकि वो जल्दी से क्या हो जाए बेटा, डीमैग्नेटाइज हो जाए। पॉइंट क्लियर है? अगर आपको ट्रांसफॉर्मर कोर है, जो ट्रांसफॉर्मर कोर है वो हम किसका बनाते हैं बेटा, सॉफ्ट आयरन। अब ये दो ग्राफ में दिख रहा होगा, एक स्टील दिख रहा होगा और एक क्या दिख रहा है, सॉफ्ट आयरन। तो स्टील में आपको दिख रहा होगा ये एरिया ज़्यादा है, सॉफ्ट आयरन में एरिया कम है। इसका मतलब सॉफ्ट आयरन में हिस्टीरियस लॉस कम होंगे, स्टील में हिस्टीरियस लॉस ज़्यादा होंगे। तो कौन सा प्रेफर करोगे, सॉफ्ट आयरन। तो जो ट्रांसफॉर्मर कोर होता है वो किसका बना होता है बेटा, सॉफ्ट आयरन का बनता है। पूछेंगे क्यों बनाते इसका, टू रिड्यूस द हिस्टीरियस लॉसेज। हिस्टीरियस लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए उसको सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। कर दोगे बेटा? तो ये आपका 3rd यूनिट यहाँ कंप्लीट हो गया है।